हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम पढ़े थे भावार्थ लेखन। ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश और प्रश्न उत्तर लेखन। ठीक है ना। तो लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ठीक है। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है आप लोगों को तो 74 79 56 0 181 पर आप लोग अपना विचार साझा कीजिएगा। ठीक है ना। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं, अपठित गद्यांश और प्रश्न उत्तर लेखन। ठीक है, आज के हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश और प्रश्न उत्तर लेखन। तो सबसे पहले हम अपठित गद्यांश का परिभाषा समझेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है? तो अ मतलब नहीं होता है, अपठित। पठित मतलब जो पढ़ा गया है। ठीक है, तो अ लग गया तो जो नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, अपठित यानी जो नहीं पढ़ा गया है। गद्यांश में कविता भी इसको कहानी लेंगे। ठीक है, तो अपठित गद्यांश या पद्यांश दोनों होना चाहिए, यहाँ हम पद्यांश नहीं डाले हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश यानी जो गद्यांश नहीं पढ़ा गया है उसको पढ़ना और प्रश्न उत्तर लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। और ये आप लोग यदि 9th 10th क्लास में हैं, 11th 12th क्लास में हैं, तो ये आप लोगों को 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, 9th 10th में तो एकदम फिक्स है कि हिंदी का जो पेपर होता है उसमें ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, ये गद्यांश आप लोग के किताब में नहीं रहता है। ये गद्यांश जो एग्जाम में लिया जाता है वो क्वेश्चन में ही सेट करके देता है। ये किताब में आप लोगों का हिंदी में नहीं मिलेगा। ये खुद से उधर से ही आता है सेट करके, और आप लोग पढ़ेंगे इसका ध्यान पूर्वक पढ़ के। कुछ प्रश्न दिया रहता है, इसमें 5 प्रश्न रहता है, 5 प्रश्न के उत्तर देना होता है, और वो जो प्रश्न का उत्तर है वो इसी गद्यांश में ही छुपा रहता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। तो परीक्षा में दिया गया ऐसा गद्यांश, देखिए ये सिर्फ परीक्षा में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे, 9th 10th क्लास का हिंदी पेपर, तो उसमें भी ये आप लोगों को दिया रहेगा। तो अभ्यास के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके हम लोग ज़्यादातर अभ्यास करके ही एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो उसमें दिया रहेगा। लेकिन आप लोग के हिंदी के ओरिजिनल जो बुक है NCERT उसमें ये नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेस्ट पेपर में ये सब मिल सकता है। तो परीक्षा में दिया गया ऐसा गद्यांश यानी अनुच्छेद भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में दिया गया ऐसा गद्यांश अनुच्छेद जिसे विद्यार्थी ने पहले कभी न पढ़ा हो। ठीक है, अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। आइए यहाँ गद्यांश देखेंगे। एक गद्यांश है यहाँ, किसी ने सच ही कहा है। ठीक है, किसी ने सच ही कहा है। यहाँ ये कहावत लिया गया है, एक दंतरुस्ती 1000 नियामत। एक दंतरुस्ती 1000 नियामत, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कहावत है, हम कहावत क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग क्लास देख सकते हैं। इसका मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य सुख सुविधाओं के बराबर होता है। ठीक है ना। एक दंतरुस्ती, तो दंतरुस्ती कहने का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य, और 1000 नियामत कहने का मतलब हुआ सुख सुविधाओं। ठीक है, तो अच्छा स्वास्थ्य सुख सुविधाओं के बराबर होता है, इसका मतलब यही होगा। तो किसी ने सच ही कहा है कि एक दंतरुस्ती 1000 नियामत। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होगा। उल्लास यानी खुशी से। ठीक है, खुशियों से भरा होगा। हम सदा हंसमुख रहते हैं। सदा मतलब हमेशा, हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है। गाढ़ी यानी भरपूर नींद आती है। ठीक है, कोई कहता है ना कि देखो वो घोड़ा बेचकर सो गया है, तो वही रात को हमेशा गाढ़ी नींद आती है, और सुबह उठते ही मन उमंगों से भरा रहता है। ये तो सही बात है कि जो रात में सही 6 घंटे का नींद लेता है वो सुबह में उठेगा तो बिल्कुल उसका माइंड फ्रेश रहेगा और कोई भी काम करेगा शांतिपूर्वक करेगा। और जो रात में नहीं सोता है और सुबह में उठेगा तो चिड़चिड़ापन टाइप का उसका व्यवहार होता है। कोई भी काम करेगा तो चिड़चिड़ाएगा। ठीक है, तो इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है।
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक है, इसीलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। ये हुआ हमारा क्या, ये हुआ गद्यांश। ये गद्यांश हुआ। अब इसको हम ध्यान पूर्वक जब तक 2 बार 3 बार समझ में नहीं आएगा तब तक इसको हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे इसको, और पढ़ने के बाद प्रश्न को देखेंगे। या देखिए, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2 तरीका से। कैसे? पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, पहले गद्यांश को पढ़ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का उत्तर देंगे। या पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जैसे क्वेश्चन 4 गो है तो हम चारों क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। चारों क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो लगभग ये चारों क्वेश्चन का कुछ जो बात है वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये गद्यांश पढ़ेंगे तो जो हम प्रश्न में पढ़े हैं शब्द उसको क्या हाईलाइट करते जाएंगे पेन से। ठीक है, हाईलाइट करते जाएंगे कि हाँ हम ये चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, और जब इसको एक ही बार पढ़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना, तो बार बार थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से देखिए, जल्दी इसका आंसर हो जाए तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेंगे, इसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसका उत्तर आने लगेगा। तो प्रश्न है, स्वस्थ रहने पर हमारा हर क्षण कैसे बीतता है। तो स्वस्थ रहने पर हमारा हर क्षण कैसे बीतता है। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ रहने पर नींद कैसे आती है। ठीक है, स्वस्थ रहने पर नींद कैसे आती है। अस्वस्थ लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है। अस्वस्थ लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है। स्वस्थ मन कैसे शरीर में रहता है। स्वस्थ मन कैसे शरीर में रहता है। ये 4 गो प्रश्न हुआ। ठीक है, ऊपर गद्यांश पढ़े, इसका उत्तर दिए हैं। देखिए, प्रश्न है, स्वस्थ रहने पर हमारा क्षण कैसे बीतता है। तो उत्तर है, स्वस्थ रहने पर हमारा हर क्षण उल्लास से भरा रहता है या उल्लास में बीतता है। ठीक है, दूसरा नंबर है, स्वस्थ रहने पर नींद कैसे आती है। तो स्वस्थ रहने पर नींद कैसे आती है। तो स्वस्थ रहने पर गाढ़ी नींद आती है। हम लोग पढ़े ना गद्यांश में। अस्वस्थ लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो चिड़चिड़ापन होता है। तो देखिए यहाँ है, अस्वस्थ लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। स्वस्थ मन कैसे शरीर में निवास करता है। तो स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में निवास करता है। ठीक है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है और हूबहू आंसर दिया हुआ है गद्यांश में। ठीक है, एक आप लोग के लिए गद्यांश है। यहाँ नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों के अभ्यास के लिए हम दिए हैं यहाँ, एक तो हम बता दिए, तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया कि गद्यांश को कैसे उत्तर देना है। तो जैसे गद्यांश पढ़ रहे हैं वैसे ही पद्यांश का भी देना होता है। ठीक है, तो पद्यांश का भी देना होता है। तो अभी हम गद्यांश समझाएं। दूसरा गद्यांश है आप लोगों के लिए, बद्रीनाथपुरी में देखने योग्य वस्तुओं में मंदिर और अलकनंदा के बीच में एक बहुत उष्ण जल का और एक ठंडे जल का स्रोत है। ठीक है, बद्रीनाथपुरी धाम है। बद्रीनाथपुरी क्या है, धाम है। मंदिर और अलकनंदा के बीच जो बद्रीनाथपुरी में धाम है, वहाँ पे मंदिर और अलकनंदा के बीच में एक बहुत उष्ण जल, उष्ण यानी गर्म जल। ठीक है, उष्ण यानी गर्म जल और एक ठंडे जल का स्रोत है। एक गर्म जल का स्रोत है, एक ठंडे जल का स्रोत है। वही एक कुंड बना दिया गया है। ठीक है, वहाँ 2 कुंड है। बद्रीनाथपुरी में मंदिर और अलकनंदा के बीच में 2 कुंड है। एक उष्ण जल का है, एक गर्म जल का कुंड है और एक ठंडे जल का कुंड है। ठीक है, वहीं एक कुंड बना दिया गया जिसमें दोनों स्रोतों का जल मिलाकर यात्रियों को स्नान कराया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ के पानी जो है लगभग पानी का टेम्परेचर समान होगा, इसलिए कि गर्म जल और ठंडा जल दोनों आपस में मिल रहा है। गर्म जल और ठंडा जल दोनों आपस में मिल रहा है और दोनों मिल करके एक ही कुंड में पानी आ रहा है, जिसमें स्रोतों का जल मिलाकर यात्रियों को स्नान कराया जाता है। संभव है वही तप्त कुंड इस स्थान की प्रसिद्धि का कारण हो। ठीक है, लोग
क्यों आते हैं? लोग यहाँ बद्रीनाथपुरी में घूमने के लिए आते हैं, अलकनंदा भी घूमते हैं और मंदिर भी घूमते हैं, और इस कुंड में बिना स्नान किए नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। एक गर्म जल और एक ठंडा जल, ये प्राकृतिक जल है, ये कोई मानव निर्मित नहीं है। तो इस कुंड में लोग स्नान करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वही तप्त कुंड इस स्थान की प्रसिद्धि का कारण है। कहने का मतलब हुआ कि ये कुंड जो है वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। कोई मंदिर घूमने आए या ना आए, कोई अलकनंदा देखने आए या ना आए, लेकिन इस कुंड में स्नान करने की इच्छा से जरूर आते हैं। मंदिर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप नहीं है, मंदिर अपने प्रसिद्धि के अनुरूप नहीं है, और भीतरी द्वारों पर कटघरे लगाकर मानो भगवान को भी बंधन में डाल दिया। द्वारपाल उन्हीं को सरलता से प्रवेश करने देते हैं, ठीक है। जो वेशभूषा से संभ्रांत व्यक्ति जान पड़ते हैं, मलिन वेश वाले दरिद्र घंटों खड़े होकर उन आने जाने वाले को देखते रहते हैं। भीतर जाकर लाल पगड़ी वाले सिपाहियों को अंतः द्वार की रक्षा करते देख हमारे विस्मय की सीमा न रही। वे भी वस्त्रों को आदर की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, और स्त्री पुरुषों को हाथ पकड़कर रोक देते हैं। कहने का मतलब हुआ यहाँ कि जो अच्छे खासे व्यक्ति हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है। देखिए, जो वेशभूषा से संभ्रांत व्यक्ति जान पड़ते हैं, संभ्रांत यानी अच्छा व्यक्ति जान पड़ते हैं, उन्हीं को वहाँ प्रवेश करने दिया जाता है। मलिन देश वाले दरिद्र घंटों खड़े होकर उन आने जाने वाले को देखते रहते हैं, इन लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता है। भीतर जाकर लाल पगड़ी वाले सिपाही को अंतः द्वार की रक्षा करते देख हमारे विस्मय की सीमा न रही, ठीक है। जो लाल पगड़ी में है वहाँ सिपाही है और द्वारपाल है, मतलब द्वार की रक्षा कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, उस व्यक्तियों को देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वे भी वस्त्रों की आदर की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। और दिन स्त्री पुरुषों को, दिन स्त्री यानी गरीब स्त्री पुरुषों को, दिन मतलब गरीब हो जाएगा, ये दिन का मतलब दिवस नहीं होगा, इस दिन का मतलब हो जाएगा गरीब, ठीक है। तो दिन स्त्री पुरुष को हाथ पकड़ कर रोक देते हैं। जो गरीब स्त्री पुरुष है उनको हाथ पकड़कर रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने दिया जाता है। उस द्वार को पार कर नारायण की एक प्रतिमा देखी, जिस पर न हर्ष था न विषाद था, न दुख था न सुख था, ठीक है, न दुखी था न खुश था और न दुख था, न कभी कुछ खोने की आशा ही थी, केवल उनमें उनके पुजारी की आंखें हर्ष से नाच रही थी। वे दोनों हाथों से चढ़ावे के थाल से चांदी राशि बटोर रहे थे। वहाँ के जो पुजारी थे काफी खुश थे, हर्ष से नाच रहे थे, क्योंकि उनके चढ़ावे में क्या मिल रहा था, थाल में चांदी के राशि यानी पैसे मिल रहा था, तो वो बटोर रहे थे और बहुत खुश थे। इस पे देखिए प्रश्न दिया गया है, यात्रियों को स्नान कहाँ कराया जाता है? भगवान को भी बंधन में डाल दिया है, से क्या अभिप्राय है? द्वारपाल क्या कर रहे थे? लेखक के विस्मय की सीमा क्यों न रही? पुजारी क्या कर रहे थे? तो देखिए ये सब यहाँ दिया हुआ है गद्यांश में, अभी जो हम गद्यांश पढ़ाएं ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इस गद्यांश का जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को देना है, ठीक है, हम नहीं देंगे, नहीं तो फिर क्या फायदा, हम आप लोग के लिए भी छोड़ दे रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, इसको पढ़े और उसका उत्तर दें, ठीक है। हम यहाँ एक बता दिए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। कल पढ़ाएंगे आप लोगों को अनुच्छेद लेखन, ठीक है। कल पढ़ाए थे भावार्थ लेखन, कल पढ़ाए थे भावार्थ लेखन, आज पढ़ाए हैं अपठित गद्यांश और प्रश्न उत्तर लेखन, आज पढ़ाएं, और कल पढ़ाएंगे अनुच्छेद लेखन, ठीक है। तो आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।